ओबीसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, एससी को एससी से लड़ाया जा रहा है, एसटी को एसटी से लड़ाया जा रहा है। ओबीसी को सबसे बड़ा नुकसान क्रीमी लेयर से हुआ है, इसलिए एससी एसटी को भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। सबकी गिनती हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। वो बुरे दिन ही ठीक थे, आरक्षण के मुद्दे पर बात होगी तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे, जाति जनगणना के मुद्दे पर बात होगी तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे। तो वो किस मुद्दे पर बात करती है? वो इस मुद्दे पर बात करती है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, आतंकवाद, 3 तलाक। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश देश में चल रही है। जो लोग पहले कहते थे कि हमारे पास मेरिट नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों के पास मेरिट नहीं है, आज अगर आप तमाम कटऑफ देखो, तमाम भर्तियों के कटऑफ देखो, तो आपको दिखाई देगा कि एससी एसटी ओबीसी की मेरिट जनरल की मेरिट से ज्यादा है। और ये जब दिखाई देने लगा तो उनको समझ में आने लगा कि मेरिट इनके पास है, लेकिन फिर भी इनको रोकना। मेरिट है, अब परीक्षा ईमानदारी से होगी। सरकार परीक्षा ईमानदारी से करवाने में फेल नहीं है, बल्कि जानबूझकर परीक्षा में बेईमानी करवाई जा रही है, पेपर लीक करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर मेरिट से परीक्षा होगी, अगर योग्यता के आधार पर परीक्षा होगी, ईमानदारी से परीक्षा होगी, तो इस देश का जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। ये बात अब उन लोगों को समझ में आ गई। आप तमाम बार के टापर उठाकर देखो, कौन लोग टापर हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं कि अब हमारे में भी मेरिट वाले लोग हो गए। पहले हमारे लोग इतने जागृत भी नहीं थे, साधन संपन्न भी नहीं थे, समझदारी भी नहीं थी, तो हमारे लोग उस दिशा में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक लंबे समय से जो चेतना चलाई गई, जागृति पैदा की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि समाज में एक वर्ग उभर कर सामने आया जो आज बहुत ज्यादा चैतन्य है, और वो मेरिट का मुकाबला मेरिट से करने के लिए तैयार हो गए। और जब हम मेरिट का मुकाबला मेरिट से करने के लिए तैयार हो गए, तो इन लोगों ने दोहरी एजुकेशन की व्यवस्था लागू कर दी है। क्या है? वो क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर लगा करके सरकार रोकना चाहती है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा तो लोगे, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला तो दोगे, लेकिन हम आपके बच्चे को प्रशासन में नहीं आने देंगे, हम आपके बच्चे को नौकरी में नहीं आने देंगे। मतलब जो गरीब है उसको पढ़ने ही नहीं देंगे, और जो थोड़ा मजबूत हो गया है वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, तो उसको क्रीमी लेयर लगा करके रोक देंगे, उसको आने नहीं देंगे। संविधान सभा में जब बात चल रही थी तो क्रीमी लेयर का विरोध किया गया था, और क्रीमी लेयर एससी एसटी के आरक्षण पर लागू नहीं किया गया था। आज ओबीसी के साथ क्रीमी लेयर की समीक्षा अगर की जाए तो ओबीसी को सबसे बड़ा नुकसान क्रीमी लेयर से हुआ है, इसलिए एससी एसटी को भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के माध्यम से अगर यही फैसला कोई सरकार करती तो उसके खिलाफ लोग लामबंद हो जाते। सरकार को पता है कि हम ये फैसला करेंगे सरकार चलाने वाले लोगों को, तो पता है कि ऐसे लोग लामबंद हो जाएंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार चलाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? अब जो सरकार चलाने वाले लोग जो खुद कानून नहीं बना सकते, वो कानून हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आगे कर करके ऐसे ऐसे आदेश निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज बार बार मेरिट की बात करते हैं, बार बार मेरिट की बात करते हैं, बार बार इंसाफ की बात करते हैं, बार बार न्याय की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी वो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ की बात करते हैं? क्या कभी अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो मेरिट की बात करते हैं? चपरासी बनने के लिए परीक्षा है, बाबू बनने के लिए परीक्षा है, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए
परीक्षा है, मगर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए परीक्षा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए परीक्षा नहीं है। वहां सामाजिक न्याय की भी जरूरत नहीं है, दूसरों के लिए सामाजिक न्याय की जरूरत है, मगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वालों ने वहां लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों को सामाजिक न्याय लागू करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तमाम प्रकार का षड्यंत्र, तमाम प्रकार की साजिशें इस देश में हो रही है, रिजर्वेशन को पूरी तरीके से खत्म करने के अभियान पर इस देश में काम हो रहा है। और पूरी तरीके से जिस प्रकार से प्रतिदिन निजीकरण हो रहा है, आने वाले समय में रिजर्वेशन केवल कागज का विषय होगा, बहस का विषय होगा, राजनीति का विषय होगा, लेकिन ये विषय हमारे आपके हक अधिकार का नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन सरकारी सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। उसको खत्म करने की साजिश दिन रात हो रही है। इस देश के वर्गीकरण का मामला भी खड़ा किया गया। कब खड़ा किया गया? पहले हमको टाइमिंग समझना होगा। हरियाणा चुनाव के ठीक पहले वर्गीकरण का मामला खड़ा किया गया, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वर्गीकरण का, हरियाणा का मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस लेकर के कहा कि हम वर्गीकरण का समर्थन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में वो समर्थन करने का काम किया, उसके मुख्यमंत्री ने आगे आकर के समर्थन करने का काम किया। दूसरी तरफ तमाम बहुजन लोगों ने, और उसमें मैक्सिमम एक ही जाति के नेताओं ने आगे आकर के भारत बंद का आह्वान कर दिया। अब बहुजन नेताओं को भी समझने की बात है, वो तो विभाजन करवाना चाहते हैं। आपने क्या किया? वो लेना देना कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार अभियान चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यादवों ने खा लिया, जादवों ने खा लिया, 2 कार्यकाल सरकार का हो गया। न एससी में वर्गीकरण किया, न ओबीसी में वर्गीकरण किया। देना लेना कुछ नहीं है, राजनीति करना है। न हमको देना है, न दूसरे को देना है, न तीसरे को देना है, लेकिन झगड़ा लगाना है। ये राजनीति का विषय ज्यादा है, देने लेने का विषय कम है। ये बात समझने की जरूरत है। और जब इन लोगों ने बंद कर दिया, आप तो विभाजन रोकने के लिए बंद कर रहे थे, लेकिन जब आप एक ही जाति के लोगों ने इकट्ठा होकर बंद कर दिया, तो मानसिक विभाजन जो आरएसएस बीजेपी चाहती थी, वो विभाजन को आपने पैदा कर दिया। और जब वो विभाजन पैदा हो गया, वो विभाजन पैदा होने की वजह से हरियाणा के रिजल्ट में उसका भी असर है। वो असर आप देख सकते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। मैं तो मान्यवर रामन मेश्राम साहब से ही एक बार सुना था कि पंजाब में जब ये मामला खड़ा हुआ था, और पंजाब में जब ये जाति जाति में शेड्यूल कास्ट का झगड़ा लगाने का काम शुरू हुआ था, तो मान्यवर काशीराम साहब पंजाब गए, पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा हमारा हिस्सा भी उन लोगों को दे दिया जाए जिसको नहीं मिला है। तो काशीराम साहब ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो लोग झगड़ा लगाना चाहते थे, वो झगड़े को काशीराम साहब ने एक स्टेटमेंट देकर के रोकने का काम किया। तो हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है। जो राजनीतिक साजिश चल रही है, जो राजनीतिक चाल चल रही है, उसको भी समझने की जरूरत है। और इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, इससे बढ़िया नारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे बढ़िया नारा। और आज माननीय काशीराम साहब का स्मृति दिन है, तो इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि यही नारा लागू होना चाहिए। सबकी गिनती करो, 100% रिजर्वेशन लागू कर दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो रोज रोज की नौटंकी चल रही है रिजर्वेशन के नाम पर, जो रोज रोज का झगड़ा लगाया जा रहा है रिजर्वेशन के नाम पर, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है, एससी को एससी से लड़ाया जा रहा है, एसटी को एसटी से लड़ाया जा रहा है। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए, और सबको सबकी संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए। एक बार लागू कर दो और सब मिलकर देश का विकास करें। अगर इस तरीके का बात हो जाए, तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। तो आज माननीय काशीराम साहब के स्मृति दिवस के अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा, क्योंकि जब हम विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, तो लोगों के दिमाग में सवाल खड़ा हो जाता, अरे ये तो विरोध कर रहा है, हमको देना चाहते तो देने नहीं दे रहा है। अरे देना लेना उनको कुछ नहीं है भाई, उनको देना लेना नहीं है, उनको राजनीति करना है। हमारे अंदर विभाजन करके उनको
हमारे अंदर का एक बड़े ग्रुप का सपोर्ट लेना है, तो ये जो साजिश है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। और इस साजिश से निपटने का एक तरीका है, सबकी गिनती हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को लामबंद होने की जरूरत है। कल हम लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जाति जनगणना की मांग किया, और जाति जनगणना अगर होती है देश में तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा निर्धारित किया जा सकता है। बिहार में जाति जनगणना हुई थी, जाति सर्वे हुआ था, रिजर्वेशन में बढ़ाया गया, लेकिन वो रिजर्वेशन हाई कोर्ट के माध्यम से रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको स्टे कर दिया गया। तो एक तरफ रिजर्वेशन बढ़ा करके प्रसिद्धि लेने का, वोट लेने का, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोक देने का, ये भी एक साजिश चल रही है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं, ये जो रिजर्वेशन है, ये इसको एक बार गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या उतना लागू करो, और इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालो, न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करो। ये रोज रोज देने का, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रोकने का, ये नौटंकी देश में बंद होना चाहिए। और ये नौटंकी बंद हमें लोग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को लामबंद होने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। आज जो देश की परिस्थिति है, एक कांग्रेस पार्टी है, एक बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है हम जाए तो बीजेपी आए, बीजेपी पार्टी चाहती है कि हो जाए तो हम आए। तो ये जो देश में स्थिति चल रही है, ये दोनों आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग भुलक्कड़ लोग हैं। 2014 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोग कितना बोल रहे थे, लोग कितना परेशान थे, और मोदी जी आ गए तो कह दिया अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाते में डालेंगे, किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे, काला धन वापस ले आएंगे। जितना कहा था उसमें से कुछ भी किया? कुछ भी नहीं किया। और कुछ भी नहीं किया तो तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो कुछ लोग समझ गए। तो जब कुछ लोग समझ गए तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये अच्छे दिन ठीक नहीं है, वो बुरे दिन ही ठीक थे। मतलब इसके बाद फिर उसको लाना, उसके बाद फिर इसको लाना, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है तो हम लोग उसके खिलाफ चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि वो हमें 10 जूता मारती है। जब हमें 10 जूता मारती है तो हम चिल्लाते हैं कांग्रेस खराब है, खराब है, खराब है, खराब है। तो बीजेपी वाले हमारे गली मोहल्ले में आते हैं, अरे हम तो ठीक है, कांग्रेस तो खराब ही है। तो हमारा आदमी सोचता अच्छा ये कांग्रेस खराब है, बीजेपी ठीक है, इसको ले आओ। तो बीजेपी को ले आता, और जब बीजेपी आ जाती है तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के कान में जाकर बोलते हैं। ज्यादा गुमान में मत रहना कि तुम अपनी योग्यता की वजह से आ गए हो। अरे अगर हम इनको 10 जूता नहीं मारते तो ये तुम्हें लाने वाले नहीं थे। हम 10 जूता मार रहे थे, ये चिल्ला रहे थे, इनको रास्ते की तलाश थी, तो इन्होंने हमको छोड़कर तुमको लाया। तो तुम एक बात का ध्यान रखना कि हम 10 मार रहे थे, अब ये हमको हटाकर तुमको ले आए हैं, तो 10 का 8 मत करना, 5 जूता बढ़ा देना। अगर 8 कर दोगे तो हम कैसे आएंगे? 8 मत करना। हमने 10 मारा इसलिए तुम आए, तुम 15 मारोगे तो फिर ये चिल्लाएंगे, और जब ये फिर चिल्लाएंगे तो फिर ये हमको लेकर आएंगे। तो दोनों में बारी बारी से जूते बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप सारी पॉलिसी उठाकर देख लो, जो पॉलिसी कांग्रेस ने शुरू किया वही पॉलिसी बीजेपी अमल कर रही है। जब महिला आरक्षण आया तो कांग्रेस वाले बहुत तिलमिला रहे थे कि महिला आरक्षण के अंदर कोटा होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए। अरे भाई, बिल किसने बनाया था? जब तुम्हारी सरकार थी, जब शरद यादव, लालू यादव और तमाम नेता ये कह रहे थे कि महिला आरक्षण कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, SC ST OBC का, वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि ओबीसी की महिलाओं को कोटा कैसे मिल सकता है, इनकी तो गिनती ही नहीं है। जब तुम्हारी सरकार थी, तुमने ही बिल बनाया, उसी बिल को बीजेपी ने
पास किया, अब तुम कह रहे हो होना चाहिए। तो ये जो साजिश चल रही जाति जनगणना हो या ओबीसी का क्रिमिलेयर हो या ओबीसी का आरक्षण हो या बार बार SC ST ओबीसी के आरक्षण की बात हो, उसके साथ खिलवाड़ करने की बात हो, ये दोनों पार्टियों का इतिहास है। दोनों बारी बारी से जूता मारने का काम कर रही है। जब बारी बारी से जूता हम खा रहे हैं और वो पार्टियां चलाने वालों की संख्या 3.5% है, 3.5% लोग दो पार्टियां बनाकर बारी बारी से जूता मारने का काम कर रहे हैं और बारी बारी से जूता मार करके हम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक जानती है कि आरक्षण के मुद्दे पर बात होगी तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे, जाति जनगणना के मुद्दे पर बात होगी तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे। तो किस मुद्दे पर बात करती है? वो इस मुद्दे पर बात करती है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, आतंकवाद, 3 तलाक और काशी मथुरा, वो इस पर बात करती, क्योंकि वो जानती इस पर नहीं है। क्योंकि जो मोदी ने कहा था 14 में वो तो कुछ किया, तो लोग कैसे आएंगे? बहुजनों के मुद्दे उठाएंगे तो उनके पास लोग जाने वाला नहीं है। इसलिए वो आतंकवाद का, पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का, 3 तलाक का, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और दूसरी क्या करती? दूसरी सोच रही है कि इतना बड़ा बहुजन विचारधारा के लोग इतनी ज्यादा फैले हुए हैं, क्यों ना हम इसको हड़प ले, क्योंकि हमारा सेकुलर का मामला तो फेल हो गया है, अब इसके आधार पर कोई हमारे साथ नहीं आएगा। तो राहुल गांधी लगातार बहुजनों के मुद्दे उठा करके हड़पने का वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग आतंकवाद का, पाकिस्तान का और हिंदू मुस्लिम के इशू उठा करके हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। और देश में तीसरा विकल्प, बहुजनों का विकल्प, SC ST OBC माइनॉरिटी का विकल्प खड़ा करने का जरूरत है। और वो तीसरा विकल्प वामन मेश्राम साहब के संरक्षण में, वो माननीय परमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बहुजन मुक्ति पार्टी के रूप में देश में खड़ा हो रहा है। इस विकल्प को आप लोग देश भर में मजबूत करने का काम करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।